के पास सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है जी, ठीक है। सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होता है, जिसके मदद से ये आपको क्या करता है ना, ये आपको एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है जी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है सर इस सबके पास कि ये लोग जो देखते हैं, ठीक है, मतलब अर्थवर्म सब के पास हम लोग क्या देखते हैं, अर्थवर्म सब में एक नेफ्रिडिया हुआ, लोकोमोशन किया, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किया, हाँ, ये सब इस सब में फीचर्स के तौर पे हम लोग गिनते हैं, सर्कुलेशन ये सब था। अर्थवर्म में आपको क्या दिखाई देगा, ब्लड सब भी दिखाई देता है, ब्लड वगैरह भी होता है। इन लोगों के पास क्या होता है ना, बाइसेक्सुअल होता है ये लोग, ये सब कल के केस में हम लोग पढ़े थे। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस टॉपिक में अर्थवर्म के बारे में डिटेल में बात किया है। पहला पैराग्राफ में हैबिटेट सब का बात किया है, और दूसरा पैराग्राफ में है ना आपको मॉर्फोलॉजी का बात किया है, ठीक है। अर्थवर्म सब में जो देखते हैं वर्म क्यों कर रहा है, इसका जो बॉडी लॉन्गिट्यूडिनल होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बॉडी लॉन्गिट्यूडिनली हो उसमें आपको वर्म में रखा जाता है जी, ठीक है। या आपको क्या होता है ना, घसीट के जो चलता अपने आप को, है ना, आपको सबस्ट्रेट के साथ आपको चिपका रहता है और उसके साथ घसीटते हुए चलता हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को वर्म की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कभी भी आप प्लेटिहेलमिन्थेस में वर्म नहीं देखिएगा, क्योंकि वो सब क्या होता है, जैसे सॉरी देखते हैं हम लोग फ्लैट वर्म, ठीक है। और फ्लैट वर्म सब क्या होता है कि लोकोमोशन करता है सब सरफेस से अटैच होकर के, ठीक है। तो अर्थवर्म सब के बारे में बात करते हैं। ये आपको ना गार्डन में दिखाई देगा, ट्रेस इन गार्डन ना, ये आपको कहाँ दिखाई देगा, गार्डन सब में आपको ये दिखाई देता है, ठीक है। जहाँ पे भी ये रहता है ना, जैसे मान लीजिए सॉइल सरफेस हुआ, है ना, पहला पैराग्राफ में यही सब लिखा हुआ है, हैबिटेट सब की बात कर रहा है, सॉइल सरफेस जैसे देख रहे हैं, ठीक है। सॉइल सरफेस के नीचे रहता है अर्थवर्म, है ना, जहाँ पे भी रहता है वहीं पे अपना अपना गंदगी बाहर निकालता है, और गंदगी इस तरह से निकालता है, भीरो ऐसे बना रहेगा, और उसी के आसपास में आपको है ना ये वर्म कास्टिंग, वर्म कास्टिंग मतलब क्या, अपना जो शरीर का जो फैकल मैटर होता है, इसके शरीर का जो फैकल मैटर निकलता है वो मिट्टी ही जैसा होता है ना, डिकम्पोजिशन ये मिट्टी जैसा दिखाई देगा, और ये वर्म कास्ट कर रहा है, इसमें छोटा सा एक होल बना रहेगा, है ना, जिस रास्ते से वो बाहर भी जाएगा, ठीक है। तो अपने शरीर से जो फैकल मैटर डिस्चार्ज करता है तो किनारे किनारे रखता चला जाता है, मिट्टी के बाहर रखता चला जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्म कास्टिंग के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। यहाँ सब ऐसे है जो है सब देख सकता है, ये सब वर्म कास्टिंग सबका पिक्चर सब है, ठीक है। ये सब उभरा हुआ आपको मिट्टी से दिख रहा है, सब ये सब वर्म कास्टिंग सब है, ठीक है। इवन यहाँ पे भी है ना, वर्म कास्टिंग अर्थवर्म सब है उसको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, वर्म कास्टिंग ये आपको कहाँ रहता है सर, आपको ये आपको कभी भी मिट्टी में कहीं तो अर्थवर्म को ढूंढना हो ना, तो जहाँ पे वर्म कास्टिंग मतलब जहाँ पे वर्म का उसी के आसपास खुदाई कीजिएगा तो आपको अर्थवर्म सब दिखाई देगा जी, ठीक है। भारत में भी आपको अर्थवर्म सब पाया जाता है, ट्रॉपिकल रीजन में आपको अर्थवर्म सब देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि हम आपको पहले बताते हैं कि अर्थवर्म क्या होता है, ब्लड रेड होता है, बट एक्चुअली में ये ब्लड रेड हो जरूरी नहीं है। हम आपको बताएं कि आपको जैंतिया के पहाड़ी इलाके में है ना ब्लू अर्थवर्म भी मिलता है जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना जी। अर्थवर्म का जो ऊपरी सतह होता है ज्यादा ही डार्क होता है, डार्क रेडिश ब्राउन होगा निचली सतह की तुलना में। अब आप अर्थवर्म को देखते होंगे ऊपर का सतह ज्यादा डार्क दिखाई देगा एज कम्पेयर टू निचला सतह, मतलब आप डॉर्सल वेंट्रल कलर के आधार पर पता लगा सकते हैं। ऊपर का कलर डॉर्सल साइड क्या देखते हैं, ज्यादा डार्क होता है, लिखा हुआ भी आपके एनसीईआरटी में, जी। और डॉर्सल साइड और उसके जस्ट वेंट्रल साइड ज्यादा लाइट कलर में दिखाई देता है, ठीक है। और अर्थवर्म को हम लोग जब देखते हैं ना सर, ठीक है, ये आपको क्या लगता है सर, ठीक है, ये मिट्टी में रास्ता बनाता है और मिट्टी को हल्का करता है, डिकम्पोजिशन करने में सब में मदद करता है। अब मॉर्फोलॉजी में आ जाओ सीधे इसका, तो मॉर्फोलॉजी में हम आएंगे तब इसमें देखते हैं क्या पूरे बॉडी पे सेगमेंटेशन दिखाई देता है, मिनिमम 100 से लेकर के मैक्सिमम 120 सेगमेंट होता है, ठीक है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अर्थवर्म में ऐसा कौन सा पार्ट है जो पहला सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है, ठीक है। तो आपको पहले हम लिखते हैं, आपको मॉर्फोलॉजी के आधार पर 120 से मतलब 100 से 120 सेगमेंट होता है ना। अब मुद्दा ये उठता है कि जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन है, थ्योरी पूरा निचोड़ के लाएगा, तो पहला आंसर होगा, तो इसका आंसर दे रहे हैं हम आपको कि पहला सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक इसका डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। और उसमें का डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट सेगमेंट से शुरू होता है 120 सेगमेंट तक रहता है। पर इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो देखते हैं ना जी, इसका आपको पहला सेगमेंट से लेकर के 13वां सेगमेंट तक रहता है ना। और 14, 15, 16 को छोड़ दिया जाए, 14, 15 और 16 को छोड़ करके फिर आपको 17 से लेके लगातार अंतम रहता है, 120 तक रहता है, कंटिन्यू ना हुआ। उसी तरह से जब आप इसका नेफ्रीडिया की बात करोगी, नेफ्रीडिया मतलब इसका कचरा निकालना है, तो इसमें भी सर आपको चौथा सेगमेंट से स्टार्ट होता है, चौथा सेगमेंट से लेकर के लास्ट तक रहता है, मतलब पहला दूसरा तीसरा में आपको कचरा निकालने के लिए आपको नहीं पाया जाता है, ठीक है। समझा रहे क्या होना चाहे, ये थर्ड सेगमेंट तक नहीं रहता है, कि ये ऐसे रहेगा, और लास्ट सेगमेंट में भी नहीं पाया जाएगा जी, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, है ना। लास्ट सेगमेंट में भी क्या रहेगा, ये गायब रहता है सर आपको ये। तो फोर्थ से आपको ऐसे लिखते हैं, हालांकि सेपेटियल नेफ्रीडिया लास्ट सेगमेंट के भी बाउंड्री पे रहता है, समझा रहे क्या होना चाहे। उसी तरह से लोकोमोशन जब देखते हैं, लोकोमोशन के लिए इसमें सब इस्तेमाल करेगा सेटा,
सेटा एक तरह का स्ट्रक्चर है जो लोकोमोशन में मदद करता है। लोकोमोशन में इसमें पहला और आपको क्लीटम कहते हैं, 14, 15, 16वां सेगमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लीटम। क्लीटम और लास्ट सेगमेंट में एब्सेंट रहता है। लास्ट सेगमेंट में है ना जी, सेटा क्या रहता है सर, आपको एब्सेंट रहता है। आप गौर कीजिएगा कौन सेगमेंट में क्या पाया जाता है, क्या एब्सेंट रहता है जी। ऐसे पकड़ोगी तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे सेगमेंट में पाया जाता है, टिक मार सकते हैं इस पे। उसके बाद है ना, आपसे पूछा जाए रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो पहला से 13 में रहता है, फिर 14, 15, 16 में रेस्पिरेटरी सिस्टम गायब रहता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ऑब्वियसली नहीं होगा, ऐसा थोड़े हो सकता पूरे शरीर में हर जगह रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ये तो कॉमन सेंस लगा लीजिएगा। लेकिन नेफ्रीडिया में भी जब पढ़िएगा मतलब पूरा चौथा से लेकर लास्ट सेगमेंट तक आपको नेफ्रीडिया दिखाई देता है जी, ठीक है। लोकोमोशन में पहला क्लीटम और लास्ट सेगमेंट को छोड़ के बाकी सारा हिस्सा लोकोमोशन में मदद करता है जी, ठीक है। अब आइए मॉर्फोलॉजी जब पढ़ना शुरू करोगी तो इसमें आपको बाहर से भी स्टडी कर सकते हैं और भीतर से भी स्टडी करेंगे। पहले हम लोग बाहर से स्टडी कर रहे हैं जी, ठीक है। जब अर्थवर्म को हम लोग देखते हैं तो सर ये मिट्टी में रास्ता बनाने के लिए अपना बॉडी का इस्तेमाल करता है जी, ठीक है। अर्थवर्म को वर्मी भी बोलते हैं। और अर्थवर्म को जब आप गौर से देखिएगा, मान लीजिए ये अर्थवर्म है यहाँ से, ठीक है। तो अर्थवर्म में हम लोग क्या देखते हैं सर, ये है ना टोटल सेगमेंट सब बताइए, एक ऐसे करके बहुत सारा मेटामेरिक सेगमेंट सब दिखाई देगा। और मेटामेरिक सेगमेंट में जो सबसे पहला सेगमेंट होता है इसको थोड़ा सा एक ऐसा उठा हुआ स्ट्रक्चर होता है, ये ऐसे आपको आगे की ओर भागा रहता है जी, ठीक है। इसको प्रोस्टोमियम कहते हैं जी, ठीक है। प्रोस्टोमियम है जी, प्रोस्टोमियम है ना, इसको नाम से बुलाते हैं प्रोस्टोमियम, है ना, MUM, देख लेना, है ना। तो ये आपको प्रोस्टोमियम जो है इसका सेंसरी फंक्शन होता है जी। सेंसरी माने ग्राउंड वाइब्रेशन को पकड़ता है जी, ठीक है। सेंसरी फंक्शन होता है, सेंसरी फंक्शन है ना जी। और सेंसरी फंक्शन में दो फंक्शन है सर। ये लाइट का भी आपको लाइट इंटेंसिटी को भी पकड़ता है, लाइट इंटेंसिटी को भी कैच करता है, और साथ साथ क्या करता है, ग्राउंड वाइब्रेशन को भी फील करता है ना, फील ग्राउंड वाइब्रेशन। जैसे अगर कोई गार्डन में चल रहा होता है तो उसके वाइब्रेशन से समझ आता है कि आसपास से कोई आ गया है, जो बचने के लिए लोग जगह ढूंढना शुरू कर देंगे। ग्राउंड वाइब्रेशन भी आपको ये फील करता है। लेकिन एक तीसरा काम क्या है इसका, है ना, ये आपको वीज है, एक्ट एज वीज, खुरपी के जैसा काम करता है, मिट्टी में रास्ता बनाने में मदद करता है। ये ऐसे रहेगा ना अर्थवर्म, ये आगे का मिट्टी को हटाता रहता है और आगे की ओर बढ़ता रहेगा जी। समझा राजन क्या बोलना चाहे, मिट्टी के अंदर में ये बिल बनाने में या इसको होल बनाने में मदद करता है। एक्ट एज वीज, देखो यहाँ पे जो पहला पेज पढ़ोगे ना वहां पे यही बात लिखा हुआ है, तो जब इसमें घुसोगे ना तब आपको एक जगह पे ये दोनों के बारे में भी चर्चा किया हुआ है, ठीक है। एक्ट एज मेक वे इन सॉइल, है ना, मेक वे, ये रास्ता बनाता है, मेक वे इन सॉइल, सॉइल में रास्ता बना करके देने में मदद करता है जी। अर्थवर्म का लॉट्स ऑफ वर्क सब है, उसमें से आप पहला आप अर्थवर्म का जो देखते हैं हिस्सा जो आगे क्यों निकला था उसको नाम क्या है, प्रोस्टोमियम कहते हैं। लेकिन सर ये सेगमेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये सेगमेंट का हिस्सा नहीं है। इसका जो सेगमेंट है ना, जब आगे बढ़ के पढ़ेंगे मतलब MSc लेवल पे पढ़ोगे तो इसका हर एक सेगमेंट का अपना अपना नाम है। लेकिन अभी आप लोग NCERT बुक में पहला सेगमेंट का नाम बताया गया है ना, जिसको हम लोग बक्कल सेगमेंट भी कहेंगे, बक्कल सेगमेंट भी बोलते हैं फर्स्ट सेगमेंट को। और एक नाम और भी है इसका, पेरिस्टोमियम भी बोलते हैं। पेरिस्टोमियम स्पेलिंग में अंतर, ये प्रोस्टोमियम है, यहाँ पे पेरिस्टोमियम के नाम से हम लोग बुलाएंगे, ठीक है, या पेरिस्टोमियम जो भी हो, तो ये पेरिस्टोमियम है, देखिए स्पेलिंग में लिखा हो। तो ये जो फर्स्ट सेगमेंट इसका बकल सेगमेंट है, इसी में माउथ होता है सर। इसी में आपको अर्थवर्म में क्या दिखाई देगा, आपको माउथ दिखाई देगा, क्योंकि हम पहले अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे कि सर पहला सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। और बकल सेगमेंट सबसे पहला सेगमेंट है या पेरिस्टोमियम पहला सेगमेंट है, ऐसे गिनते जाएगा ना, पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, चौथा, पांचवा, छठा, है ना जी, सातवां, आठवां, ऐसे मान लो यहाँ पे आपको 14वां सेगमेंट है, ये 15वां है और ये 16वां है। इस तीनों सेगमेंट को मिला के क्लीटम कहते हैं। इस तीनों सेगमेंट का नाम क्या हो जाता है, क्लीटम, है ना। क्लीटम बाहर से देख के आप पहचान सकते हैं, पट्टी जैसा दिखा, कभी आप नेचुरल अर्थवर्म को देखोगे यहाँ पे एक अच्छे करके पैटर्न बना होगा, ठीक है, गाढ़ा ज्यादा होगा, है ना जी, है ना। क्लीटम, ना क्लीटम के नाम से लाते हैं। ये बना क्या चीज है, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, मेड अप ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है जी, ठीक है। डार्क ऑपेक्टिव होता है जी, डार्क एंड ऑपेक्टिव होगा, मतलब इसको तुम आर पार नहीं देख सकती हो, और ये एकदम डार्क होगा जी बाकी की बॉडी पार्ट की तुलना में, ठीक है जी। मतलब तुमको पता है ये रेड होगा ना तो ये डार्क रेड होगा जी, ठीक है। और डार्क रेड होने के कारण तुम इसको डिफाइन कर लोगे क्लीटम कहाँ पर है जी, ठीक है। और क्लीटम का बहुत ज्यादा रोल होता है जी, ठीक है, इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करता है आपको क्लीटम। इसलिए एनसीईआरटी क्या किया है कि अर्थवर्म को 3 हिस्सों में बांट दिया है ना जी। पहला हिस्सा जो क्लीटम से पहले है, हम इधर माउथ माने तो इसको क्या कहोगे, प्री क्लीटर कहोगे ना, प्री क्लीटर के नाम से इसको बुलाएंगे। और यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, पोस्ट क्लीटर के नाम से बुलाएंगे। और बीच का हिस्सा जो देखते हैं उसको हम क्या नाम देंगे, क्लीटर के नाम से
बुलाएंगे। क्लीटम का ही नाम है क्लीटर, है ना जी, दिक्कत नहीं होगा। बस तुम लोग को याद रखना है प्री क्लीटर में क्या मिलता है, पोस्ट क्लीटर में क्या मिल सकता है, और क्लीटम कहाँ पे है। क्लीटम 14, 15वां, 16वां सेगमेंट को हम लोग क्लीटम करते हैं, 3 सेगमेंट को मिला के क्लीटम के नाम से लाते हैं। क्या बाहर से देख के हम लोग है ना डिफाइन कर सकते हैं कि ये मेल मतलब मेल अर्थवर्म का ऑर्गन कहाँ पे है, फीमेल ऑर्गन कहाँ, कर सकते हैं। जब अर्थवर्म को वेंट्रली लिखते हैं ना, डॉर्सली तुम नहीं बता पाओगे, बट डॉर्सली क्लीटम देखने में आसानी होगा। डॉर्सली जो होता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डॉर्सल साइड में आपको क्लीटम आसानी से दिखाई देगा जी, ठीक है, क्लीटम जो देखते हैं आसानी से, लेकिन जब इसको वेंट्रल करते हैं सर, है ना जी, ये डॉर्सल साइड से दिखाई देगा। और एनसीईआरटी में फोटो देखो ना, दो फोटो जो दिया हुआ है, एक फोटो आप डॉर्सल साइड का दिया है और एक को पलट के दिखाया, मतलब इसको ऐसे पलटा है। तो पलटने के बाद जो हम लोग देखते हैं ना सर, तो इसमें आपको 14वां जो सेगमेंट है, मानो ये 14वां सेगमेंट है, उसमें आपको फीमेल जेनाइटल पोर है सर, एक है, और ये आपको क्या कहलाएगा, फीमेल जेनाइटल पोर कहलाएगा, या फीमेल आपको जेनाइटल आपको पाउच कहलाएगा, जो भी कहिए, ये फीमेल पाउच हुआ, ये हुआ जी, पोर हुआ, है ना जी, 14वां सेगमेंट में, ये रटोगी तुम लोग, है ना जी। और उसी तरह से आपको यहाँ पे था एनसीईआरटी गड़बड़ किया, 14 के जस्ट बाद फोटो दिखा दिया, लेकिन आप लोगों को वहाँ पे ख्याल रखना होगा कि ये 17वां सेगमेंट है, ऐसे करके जो बनाया ना, ऐसे करके एनसीईआरटी बुक ने, यहीं पे आप गौर कीजिएगा, यहीं पे ऐसे दिखा दिया सर, आप ऐसे करके आइए, ऐसे करके, तो तुम इसको 17वां मानोगी, 17वां या 19वां, कुछ गया फिर से बोलते हैं, बड़ा फोटोग्राफ बना के बोलते हैं। अर्थवर्म को पलट के देखेंगे तो उसका जेनाइटल ऑर्गन दिखाई देगा, मेल जेनाइटल ऑर्गन और फीमेल जेनाइटल ऑर्गन दोनों दिखाई देगा। जब आप अर्थवर्म को पलट के देखोगी ना, तो 14वां जो सेगमेंट था, है ना, 14वां सेगमेंट था, पलट के देखने पे ये वेंट्रल व्यू हुआ जी, है ना, वेंट्रल व्यू हुआ। 14वां सेगमेंट में क्या दिखाई देगा, इसका फीमेल पाउच दिखाई देगा जी, ठीक है, फीमेल जेनाइटल पोर दिखाई देगा जी, ठीक है। और जब हम लोग इसके जस्ट बाद 14 के बाद 15 होता है, ये 16, फिर यहाँ पे 17वां है, 17 का बाद 18, ये 19, 17वां 19वां में क्या होता है सर, आपको मेल एसेसरी डक्ट होता है सर, या इसी को हम लोग है ना आपको स्पर्मेटिक डक्ट के नाम से बुलाएंगे, ठीक है। ये दोनों 4 गो हुआ जी, एक ये दोनों जो मिला रहे नहीं, दोनों सबको मिला के इसको मेल एसेसरी डक्ट के नाम से लाएंगे। देखिए तो क्या लिखा हुआ है, मेल एसेसरी पाउच डक्ट, जेनाइटल वही हुआ, मेल का पार्ट हुआ वो, ठीक है। एक मिनट, है ना, मेल एसेसरी डक्ट भी बोल सकते हैं उसको, है ना, या एसेसरी ग्लैंड, है ना जी, मेल एसेसरी ग्लैंड, या आप इसी का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, मेल जेनाइटल अपर्चर भी बोल सकते हैं जी, 17वां, और जेनाइटल सॉरी मतलब मेल जेनाइटल जेनाइटल पेपाइला के नाम से बुला सकते हैं जी, ठीक है। 17वां जो देख रहे हैं हिस्सा, इसका नाम क्या है, मेल एसेसरी डक्ट, ये भी जो लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं हम, एसेसरी डक्ट के नाम से बुलाइए आप, है ना। या इसी का एक और नाम क्या हो सकता है आपको, इसका एक नाम होगा मेल जेनाइटल आपको पेपाइला, है ना जी, इससे मेल कर लीजिएगा, मेल जेनाइटल, है ना, जेनाइटल पेपाइला के आप जहाँ पे एनसीईआरटी पे अभी फोटो देख रहे हो, तो 17, 19 मान लेना, वो 15, 16 नहीं समझना, कोई लग 15 या 17 नहीं समझ लेना, समझना राजम क्या बनाता है, एकदम एकदम क्लोज है, दो को गायबे कर दिया एनसीईआरटी ने फोटोग्राफ बनाते वक्त, है ना जी, तो वही गलती किया वो। यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, इसका नाम क्या है आपको, मेल जेनाइटल अपर्चर है जी, ठीक है, 18वां सेगमेंट है ये, इसको 18वां सेगमेंट है, दोनों में अंतर है, ये ग्लैंड होगा जी, आगे जाके एसेसरी डक्ट बोले तो ये आगे जाके ग्लैंड के तौर पे काम करेगा, मतलब स्पर्म को कुछ मोटिवेट करने लगता है, ये बाहर निकलने का रास्ता हुआ, है ना जी, स्पर्म बाहर निकलेगा इस रास्ते से, मेल जेनाइटल, है ना, अपर्चर से, ठीक है जी, मेल जेनाइटल अपर्चर, है ना जी, जेनाइटल जेनाइटल अपर्चर, ठीक है। पहले पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि जब हम वेंट्रल साइड से देखते हैं तो इसका सेक्स ऑर्गन दिखाई देता है सर, ओपनिंग दिखाई देता है, ओपनिंग 14वां नंबर में फीमेल का होता है, और आपको 18वां नंबर में मेल का होता है। फिर 17, 19 क्या है, तो 17, 19 मेल एसेसरी डक्ट है सर, ठीक है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड डक्ट है जो 17 और 19 में पाया जाता है, जिसको आप मेल जेनाइटल पेपाइला के नाम से रहते हैं। पेपाइला मैंने बॉडी पार्ट होता है जो स्पर्म को क्या करेगा जी, बॉडी से बाहर निकालने में मदद करेगा जी, ठीक है। देखेंगे आगे जरूर है 17, 19 के बारे में पढ़ना हम लोगों को। उसके बाद हर एक अर्थवर्म में क्या देखते हैं हम लोग, है ना, एक स्पर्म को स्टोर करने का रीजन होता है जिसको स्पर्माथिका के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब इस सब में है ना, यहाँ जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना एनसीईआरटी बुक में, तो ये बात क्लियर करता है कि किनारे कौन है और बीच में कौन है, मतलब जब तुम इसका थ्योरी पढ़ना शुरू करोगे तो इसके लिए इंग्लिश नहीं बोल सकते, बीच में है, वेंट्रल साइड के, है ना जी, आपको बीच हिस्सा है, मीडियम पॉइंट पे आपको जेनाइटल पोर है, लेकिन जब आप इसको देख रही हो लेटरल साइड में, किनारे के साइड में आपको दिखाई देता है। ये सब मायने नहीं रखता है मेडिकल के नजर से, पर अगर तुम ग्रामर से पढ़ना शुरू करोगी तो इसमें है ना लेटरल साइड का स्पेलिंग इस्तेमाल क्या होगा, मीडियम साइड का स्पेलिंग इस्तेमाल क्या होता है, ये सब फोटोग्राफ का एग्जैक्ट पोजीशन बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसी तरह से जब आप अर्थवर्म को काट कूट के देखेंगे तो अर्थवर्म में अंदर की तरफ से, ठीक है जी, मतलब जब इसका चौथा सेगमेंट खत्म होगा, 5वां शुरू होगा, है ना जी, देखो तो 4th सेगमेंट खत्म है,
है ना, पांचवा सेगमेंट, या पांचवा सेगमेंट खत्म होगा और छठा सेगमेंट शुरू होगा जी, ठीक है ना, पांचवा से, ठीक है। ये चौथा है, ये पांचवा है जी, ठीक है, गौर कीजिए, छठा हुआ, ये सातवां हुआ, ये आठवां सेगमेंट हुआ जी। तो अब चाहे अर्थबम कोई भी हो, तो सर पांचवा खत्म और छठा जहाँ पे शुरू होता है सर, तो यहाँ पे लेटरल साइड में अंदर की तरफ से है, इसको स्पर्माथिका कहते हैं, स्पर्म को जमा करने वाला थैली है जी। और यहाँ तक होगा, 9 तक होगा जी, ठीक है, 8 से खत्म होगा और 9 पे शुरू होगा जी, ठीक है। 5 से 9 है ना जी, ऐसे होगा जी, ये 8वां सेगमेंट था ना, और ये क्या हो जाएगा जी, 9वां सेगमेंट ऐसे, ठीक है, 4 पेयर होगा जी, ठीक है, जा रहा जी बात समझ में। एक है 5 से 6 पे, ये बाउंड्री होगा ना, 5 का एंडिंग हो रहा है, 6 का शुरुआत हो रहा है, ये 6 का एंडिंग हो रहा है और 7 का शुरुआत हो रहा है जी, ठीक है। तो ऐसे आपको पढ़ना है, 5 to 6 है ना, 5 to 6, 6 to 7 है ना, 7 to 8, 8 to 9। इसका समरी पेज में जाओ ना, समरी पेज में आपको दिया हुआ है स्पर्माथिका जो है, स्पर्माथिका 5 से शुरू होगा, 6 पे खत्म होगा, 6 से शुरू होगा, 7 पे खत्म होगा। यहाँ पे देखिए लाइन जो लिखा हुआ है, ऑन वेंट्रल साइड स्पर्माथिका ओपनिंग प्रेजेंट बिटवीन द ग्रोव, ग्रोव माने गड्ढा में है ना, 5 and 6 में, 6 and 7 में, 7 and 8 में, 8 and 9 सेगमेंट में जी, ठीक है। इसका नाम क्या है, स्पर्माथिका। यहाँ पे देखिए पिक्चर वाइज देखना चाहती हो, ये फोटोग्राफ में गौर कीजिएगा, इस फोटोग्राफ में आपको यहाँ पे जो दिखा रहा है स्पर्माथिका का फोटोग्राफ दिखा रहा है, ये स्पर्माथिका का नाम है कि हम कल बताया था ना, थिका का मतलब यहाँ पे स्टोरिंग होगा, यहाँ पे स्पर्म स्टोर होता है। तो अर्थबम में स्पर्म बन जाता है तो स्टोर कहाँ करता है, यहाँ पे। एक्चुअली में दूसरे अर्थबम का स्पर्म स्टोर होता है यहाँ पे, अपने ही अर्थबम का स्पर्म स्टोर नहीं होता है, दूसरा जो अर्थबम आएगा इसके पास उसका स्पर्म यहाँ पे स्टोर करता है स्पर्माथिका में जी, ठीक है, समझा रहे, स्पर्म बनाता नहीं है, स्पर्म को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये सब बात हम लोग सुन रहे हैं मॉर्फोलॉजी में, रिवाइज कर लो। हम लोग इसमें सेगमेंट सब सुने नाम, है ना, ऊपर से ज्यादा डॉर्सली ज्यादा डार्क होगा वेंट्रली की तुलना में, है ना। डॉर्सल साइड से आप क्लीटम देख पाएंगे, वेंट्रल साइड से उसका जेनेटल ओपनिंग देख पाएंगे। इसमें 120 सेगमेंट होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। पहला सेगमेंट से एक प्रोजेक्शन बाहर निकला, इसका नाम प्रोस्टोमियम है। प्रोस्टोमियम एक रास्ता बनाने में मदद करता है, मिट्टी में रास्ता बनाता है, सेंसरी फंक्शन भी करता है। सेंसरी फंक्शन के तौर पर लाइट और आपको क्या करता है, ये ग्राउंड वाइब्रेशन को फील करता है। उसके बाद हमने कहा था पहला सेगमेंट है पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम का ही बकल सेगमेंट भी बोलते हैं। पेरिस्टोमियम में माउस पाया जाता है, माउस की शुरुआत पहले सेगमेंट से हो जाता है, बकल सेगमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। उसके बाद माउस आपको आगे बढ़ता है, एनस तक पहुंचता है, ठीक है। उसमें हमने आपको कहा था क्लीटम, क्लीटम 14, 15, 16। असल में तुमको इतना दूर से हमको क्या याद रखना है, तो एक सेटा वर्ड याद रख पाएंगे और एक क्लीटम वर्ड याद रख पाएंगे। क्लीटम 14, 15, 16 सेगमेंट का बना होता है, 14, 15, 16 सेगमेंट में पाया जाता है, ज्यादा डार्क होता है और ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है। इस क्लीटम के आधार पर तुम अर्थबम के बॉडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, प्री क्लीटम है ना, क्लीटम और पोस्ट क्लीटम है ना जी। क्लीटम क्लीटर एक ही बात होगा। और उसके बाद हमने कहा था कि जब आप उसको पलट के देखते हैं ना वेंट्रल साइड में, तो इसका फीमेल जेनाइटल ओपनिंग जो है 14 सेगमेंट के बीडियम में बीच में पाया जाएगा, ये बीच में है, 1 पीस में है। और जब आप इसका 17वां और 19वां सेगमेंट देखते हैं, यहाँ पे आपको मेल जेनाइटल पेपाइला है या मेल एसेसरी डक्ट है जी। वही जो फोटोग्राफ देखिए रिप्रोडक्टिव वाला में, तो ये आपको समझा देगा। 18वां सेगमेंट में मेल जेनाइटल एपरेचर है, यानी ये बाहर की तरफ से निकलने वाला रास्ता है, मैं 2 रास्ता हुआ और दोनों किनारे किनारे में, इसके रिस्पेक्ट में देखिए ये किनारे किनारे में आपको ये दिखाई देता है जी। जब आप अर्थबम को ऊपर से देखोगे, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल अर्थबम को फोटोग्राफ देखते हैं हम लोग, ये अर्थबम हुआ, अर्थबम का फोटोग्राफ देखते हैं हम लोग, तो पूरे शरीर पे सर क्या होता है, एक आपको सिक्रो हुआ एस से एकदम बीच में, एकदम लाइनिंग में ऐसे करें, बाहर से देख रहे हैं एस से, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, तो वो तीनों तरफ से, चारों तरफ से, मतलब कि रुक जाइए थोड़ा देखते हैं पहले। ये आपको अर्थबम है ना, अर्थबम को जान कितना बड़ा करके दिखा रहे हैं। अर्थबम का जो एक एक सेगमेंट देख रहे हैं हम लोग, एक सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट, ऐसे तीसरा सेगमेंट। तो सर पहला सेगमेंट को तो छोड़ दीजिए, पहला सेगमेंट में सेटा नहीं होता है ना जी। दूसरा सेगमेंट में तो एस शेप, एस के शेप के आकार का टिश्यू होगा जो इस तरह से दिखाई देगा, चारों तरफ से होगा, पूरा सिलेंड्रिकल होगा, मतलब ये डॉर्सल वेंट्रल चारों तरफ से होगा जी, ठीक है। मतलब इस चारों तरफ से एस शेप का एक पट्टी होगा जी, ठीक है। अब तुम लोग खुद इमेजिन करो कि अगर इसको आगे भटकाएंगे, ठीक है, या अर्थबम में एस शेप हुक बना हुआ है, जैसे आप कभी पंखा टांगने के लिए देखते हो, एक एस शेप जैसा बनता है जी, कभी देखिए कोई पुराने जमाने के घर में एस शेप जैसा पंखा टांगने के लिए रहता है, ठीक है। वैसे इसका शरीर में पूरा एस शेप जैसा रहता है बॉडी। ये बॉडी को जब फैलाएगा ना, तो इसका एक हुक पकड़ लेगा, पूरा पिछला एस को खींच लेगा। दिमाग लगा हम क्या लेना चाहें, जैसे मान लो ये अर्थबम है ना, ये इसका ये मिट्टी हुआ है, मतलब ये बेस हुआ, तो ये इसको न मारेगा, न मारने से कोई मिट्टी का कोई पोजीशन को पकड़ लेगा, है ना जी। अब बाकी इसका इधर का जो टिश्यू है, यहाँ पे जो मांस खींच लेगा अपनी तरफ, क्या नहीं लगा दिमाग में हम क्या बोलना चाहें। यही बात यहाँ वाला भी तो करेगा, ये भी अगला वाला मिट्टी को पकड़ेगा, सरफेस को, ये इसको आपको यहाँ पे पकड़ लिया, इस एस की मदद से क्या इधर की ओर खींच लेगा। तो ऐसे करते अर्थबम बढ़ता है जी, ठीक है। मतलब अर्थबम को कभी चलते हुए देखिएगा, ये पूरा ऐसे करके ना एक बॉडी को लाएगा, मतलब एक ये फंसाया और पिछला बॉडी को खींच लिया, ठीक है जी। हमारे फिर इसको जब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ अर्थबम है, तो ये पूरा बॉडी को खींचा ऐसे कर लिया, फिर इसको छोड़ेगा,
और फिर अगला बैठेगा, फिर इसके बाद अगला ऐसे खींच लेगा, ठीक है जी। ऐसे करके अर्थवॉर्म आपको बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो आप लोग ठेठ भाषा में समझिए, इसके लोकोमोशन में कौन मदद करता है? स्टेटा। अभी तो लोग खुद कहोगे सर, अभी सबसे पहले आप बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल, ए भाई वो अंदर से है, वो अंदर से लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल है, उसका बाहर में रूप कैसा दिखता है? बाहर में एस शेप जैसा रूप दिखता है, ठीक है, समझा या? जैसे ये मसल्स हुआ ना, तो अंदर में मसल्स का कुछ बॉडी डिजाइन होता है, ऐसे ऊपर खबर बन गया मसल्स बाहर से। क्लियर हो रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एस शेप को जब जूम करके देखोगी ना, या काट कूट के देखोगी ना अंदर में, तो अंदर में यही आपको सर्कुलर मसल्स और यही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होगा, ठीक है जी। ये लंबाई वाला मसल्स होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा? सर्कुलर मसल्स होगा। अब बताओ कैसा फील हो रहा है जी इसको ऐसे करके जब देख रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना, और ये क्या होगा? सर्कुलर मसल्स। ये दोनों आपको एस शेप जैसा नहीं बना देगा पैटर्न। क्लियर हो रहा है हम क्या चाहे? तो वो भी सही है, कोई लड़का बोलेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स फॉर लोकोमोशन इन अर्थवर्म, सही है, लेकिन एनाटॉमी काटने पे देखने पे, है ना जी। बाहर से कैसा दिखाई देगा? जैसे बाहर से देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा? एस शेप जैसा दिखाई देगा जी, एस शेप जैसा बैंड दिखाई देगा बीच बीच में। कहाँ पे दिखाई देगा जी? दोनों सेगमेंट के बीच में दिखाई देगा, मतलब ये बाउंड्री और इस बाउंड्री के एकदम बीचों बीच में एक एस शेप लाइक पैटर्न दिखाई देगा। यही आपको रिट्रेस करता है, यही नम्रता और सिकुड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिट्रेस करेगा, जिस वजह से लोकोमोशन कर पाता है। ज्यादा नहीं बोलेंगे, देखो एस शेप सेटा लिखा होगा, एस शेप सेटा कहाँ नहीं पाया जाता, ये आप लोगों को याद रखना है। एस शेप सेटा है ना, फर्स्ट सेगमेंट में नहीं पाया जाता है, आपको क्लीटम में नहीं पाया जाता है, और आपको कहाँ पाया जाता है? आपको इसमें क्लीटम और एक नाम लिखे थे आप लास्ट सेगमेंट में अब्सेंट होता है जी, ठीक है। मतलब लोकोमोशन के लिए ये तीनों सेगमेंट जिम्मेदार नहीं हुआ। क्लीटम में तो 14, 15, 16, ये भी ध्यान रखना। हम जान के भी पूछ सकते क्वेश्चन में कि कितना सेगमेंट में गायब रहता है आपको, ये तो 3 और 2 5 में गायब रहेगा। 5 सेगमेंट में आपको स्टेटा नहीं दिखाई देगा जी, ठीक है। स्टेटा समझना आया? लोकोमोशन में ये मदद करता है जी, ठीक है। पढ़ देते हैं इतना दूर तक जी, ठीक है, तेजी में पढ़ देते हैं, देख लो इसको भी जल्दी से, ये सब पढ़ के जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, कहीं पूछ दे, है ना। तो अर्थवर्म रेडिस ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट है, जमीन पे पाया जाने वाला इनवर्टिब्रेट है, पानी में बहुत कम ही देर रहना चाहेगा, है ना। इन्हें आपको इनहेबिट जो लिखा आपको अपर लेयर ऑफ द मॉइस्ट सॉइल, मिट्टी की ऊपरी परत से दिखाई देगा, है ना। बागीचे समय दिखाई देगा। ड्यूरिंग डे टाइम दे लिव ब्यूरो, ये मिट्टी में रहता है ना। अब ब्यूरिंग में बिल बनाता रहता है, स्वेलिंग द सॉइल, मिट्टी को ऊपर की ओर उठाता रहता है ना। और लेकिन जब आप इन गार्डन में देखिएगा, आप आराम से इसको पकड़ सकती हो, कहाँ पे? जहाँ पे ये अपना फेकल मेटल डिपोजिशन करता है। इसके फेकल मेटल का जो डिपोजिशन उसको वर्म कास्टिंग कहते हैं। वर्म कास्टिंग देख सकते हैं, इसमें भी बहुत सारा वर्म कास्टिंग सब दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। देख रहा है कि जाना पड़ेगा वहां तक दिखाने के लिए, ठीक है जी, देखिए थे ना उस दिन। उसके बाद द कॉमन है ना, आपको इंडियन है ना अर्थवर्म, इंडियन अर्थवर्म को ना पेरिथीमा पोस्थिमा, और एक है आपको लुब्रिकस, है ना जी, है ना, लम्ब्रिकस नाम है जी, देख लीजिएगा। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में आइए, सब रीडिंग मार के एक दफा चल जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। अर्थवर्म हैव सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, बॉडी डिवाइड इनटू द लिखा आपको मोर देन 100 ऑफ शॉर्ट सेगमेंट, सिमिलर होता है सब एक दूसरे का, इसको मेटामेरिक सेगमेंट कहते हैं। 100 to 120 होता है। डॉर्सल सरफेस ऑफ अर्थवर्म मार्क बाय डार्क, है ना, आपको मीडियन मिड डॉर्सल लाइन, है ना, ऊपरी तरफ जो आपको जो स्किन होता है डॉर्सल सरफेस, ये आपको डार्क होता है ना, मीडियनली बीच से आपको डॉर्सल ब्लड वेसल्स की वजह से लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस लंबाई तक पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा डार्क होगा, है ना। द वेंट्रल सरफेस डिस्टिंग्विश, निचला हिस्सा कैसे पहचान लिए? उसमें जेनाइटल ऑर्गन सब दिखाई देगा जी, ठीक है। आपको एंटीरियर इंड जो होता है, अंतिम छोर होता है, उसके कंसिस्ट ऑफ माउथ एंड द पोरोस्टोमियम। पोरोस्टोमियम एक तरह से लोब होता है, एक जो सर्व करता है, कवर करता है माउथ को जी, ठीक है। एक्ट एज बीज, ये खुरपी जैसा होता है ना। ये क्रैक सबको बड़ा करने में, है ना, मिट्टी में दरार बनाने में मदद करता है। क्रॉल सब में आपको लिखा आपको, है ना, विच लिखा हेल्प, ताकि वो क्रॉल कर सके, अपने आप को घसीट सके। पोरोस्टोमियम सेंसरी फंक्शन भी रखता है, हम बताया भी आपको, ग्राउंड वाइब्रेशन और लाइट के इंटेंसिटी को कैच करने में मदद करता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म इज कॉल्ड पेरिस्टोमियम, दोनों में स्पेलिंग अंतर है, देखिएगा अपना। इसको बकल सेगमेंट भी कहते हैं। इच आपको लिखा आपको विच कंटेन माउथ, जो क्या रखता है अपने पास? माउथ रखता है। ये मैच्योर अर्थवर्म को जब देखिएगा तो 14 से लेकर 16, यानी कि यहाँ 14, 15, 16 तीनों हो गया। कवर बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड, एक बहुत आपको घना पट्टी होता है जो ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है, इसका हाइलाइटर चलाइएगा। इसका नाम क्या? क्लीटम है जी, ठीक है, ये मेन है आप लोग के लिए क्लीटम के बारे में जानना। उसके बाद आप जब गौर कीजिएगा आगे, 10 लिखा बॉडी ऑफ द डिवाइडेड डिविजन इनटू द लिखा आपको 3, आपको लिखा आपको, है ना, प्रोमिनेंट, है ना जी, आपको रीजन, इसके शरीर को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, पढ़ लीजिएगा लाइन। और उसके बाद अगला पैराग्राफ में जा रहे हैं हम। 4 पेयर ऑफ स्पर्माथिकल अपर्चर होता है, सिचुएटेड ऑन द लिखा वेंट्रल लेटरल साइड। अब वेंट्रल लेटरल साइड जान में कैसे लिखा है, ये हमको भी नहीं याद रखता है ना, आप लोगों को याद रखना है। आपको बताया था, पलट के देखोगे तभी अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई देगा। तो वेंट्रल साइड समझ आ रहा ना, लेटरल माने किनारे में, अभी हम बोले थे इधर किनारे में आपको इससे दिखाई देगा जी, ठीक है। कौन चीज? स्पर्माथिका। स्पर्माथिका वेंट्रो लेटरल साइड है, इस सब टेस्ट सीरीज में गहराई में पूछ देगा, पर नीट कभी नहीं पूछा इस सब चीज को, ठीक है जी।
बस हाँ ये याद रखो कि स्पर्मल सिकल होता है इंटर सेगमेंटल ग्रुप, इंटर से दो सेगमेंट के बीच में है ना जी। पचमा का एंड होता है, छठा का शुरू हो रहा था जी। इस हिसाब से 5 से लेकर 9 सेगमेंट तक तुमको क्या दिखाई देगा, स्पर्माथिका दिखाई देगा। पेयर में होगा, 4 पेयर मतलब 8 को स्पर्माथिका हुआ। उसके बाद एक सिंगल है ना जेनाइटल पोर होता है फीमेल का, मिड वेंट्रल लाइन हम बोलते हैं बीच में पाया जाता है ना। मिड वेंट्रल लाइन ऑफ लिखा, वेंट्रल लाइन नीचे की तरफ से दिखाई देगा 14 सेगमेंट में। एक जोड़ा जेनाइटल पोर होता है जो वेंट्रल लेटरल साइड होता है 18वां सेगमेंट में, इसकी बात कर रहा है ये फोटोग्राफ जो देख रहे हैं मेल जेनाइटल पोर। 17-19 का बात नहीं किया। और 17-19 में क्या था, जेनाइटल आपको क्या था, आपको पेपाइला होता है, एसेसरी डक्ट भी कहते हैं इसको, मेल एसेसरी डक्ट के नाम से जानते हैं। ये बात हम बहुत पहले भी कल भी बोल दिए थे। न्यूमरस आपको पोर होता है जिसका नाम नेफ्रिडियो पोर कहते हैं। ओपन इनटू द सरफेस ऑफ बॉडी, ये बाहर की तरफ खुलता है। जितना भी नेफ्रिडिया कचरा को बॉडी से बाहर निकालता है। ईच बॉडी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट लास्ट एंड क्लीटम को छोड़ करके एक रॉ वाइज मतलब एक सीधा लाइन में आपको दिखाई देगा। ये रॉ वाइज स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या होगा सर, आपको एस शेप सेटा कहेंगे हम लोग। एम्बेडेड इन एपिडर्मिस, मिडिल ऑफ द सेगमेंट, हर एक सेगमेंट के बीच में होगा। सेटा का काम एक्सटेंड करता है, रिट्रैक्ट करता है और प्रिंसिपल लोकोमोशन ऑर्गन के तौर पे इसका यूज होता है जी। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसका एनाटॉमी पढ़ेंगे जी। ठीक है, एनाटॉमी में पहले इसका स्किन का बात करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक, फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे, फिर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबको देखेंगे जी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। इसका इपिथेलियल टिश्यू जो देखते हैं सर, ठीक है, मतलब जब ऊपरी त्वचा देखोगे आप, अर्थवर्म है ये, और अर्थवर्म को जब हम लोग देखते हैं सर, ठीक है, ये आपको ऊपर से आप 3D इमेजिनेशन कीजिए तो मान लीजिए सर इतना दूर के इलाका को अर्थवर्म का ऊपरी त्वचा मानते हैं। ठीक है, बीच में तो टनल होगा ना, बीच में सिलोम होगा, बीच में ब्लड वेसल सब होगा, बाकी सब कुछ होगा। लेकिन यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इलाका, इतना दूर का इलाका, फिर 3D इमेजिनेशन हो पाएगा तो ऐसे रखते हैं ना जी कोई चीज को, क्या होगा, ऐसे रखेंगे ना अर्थवर्म को, तो अर्थवर्म हो रहे तो ये हिस्सा की बात हो रही है, एपिडर्मिस का बात हो रहा है। ठीक है, समझा ना नाम क्या होना चाहे। ये बीच का हिस्सा, ये हिस्सा जो देख रहे हैं, ये हिस्सा में हम लोग क्या देख रहे हैं, अर्थवर्म का जो निचला हिस्सा देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा है ना जी। तो सबसे ऊपर में है ना सर आपको एक वैक्स का लेयर मिलेगा। सबसे ऊपर में जो आपको अर्थवर्म का देखते हैं, ये वैक्स का लेयर का नाम क्यूटिकल है जी। ठीक है, क्यूटिकल वैक्स का लेयर मिलेगा। इसके जस्ट नीचे में है ना, ये नॉन सेलुलर होगा ना, सेल थोड़ा होता है, क्यूटिकल केमिकल है ना जी, समझा रहा है, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, नॉन सेलुलर कहेंगे ना। और इसके जस्ट नीचे में आपको क्या, कॉलुमनर एपिथेलियम दिखाई देगा। कॉलुमनर एपिथेलियम आप लोगों को पता है माचिस के तिल्ली जैसा दिखने वाला सेल, माचिस के तिल्ली जैसा सेल दिखाई देगा, कॉलुमनर एपिथेलियम के नाम से जाना जाएगा जी। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी। जगह जगह पे आपको फोल्ट भी होगा। फोल्ट क्यों होगा, ताकि सर इधर से नेफ्रिडिया का पोर सब बाहर निकल सके, है ना। नेफ्रिडिया का पोर सब कोई सी रास्ते से बाहर, कचरा बाहर इधर से निकलता है जी। नेफ्रिडिया का जो अंतिम छोर होता है वो इसी रास्ते से बाहर निकलता है। नेफ्रिडिया यहाँ पे मान लीजिए ये नेफ्रिडिया था, और नेफ्रिडिया ब्लड में जो कचरा होगा उसको पकड़ के सीधे बाहर कर देगा जी। ठीक है, समझा ना। उसके बाद इसके नीचे देखते हैं सर, इसके एल फॉर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है ना जी, और नीचे में क्या होगा, सर्कुलर मसल्स होगा जी। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स का एक पैटर्न होगा जी। ठीक है, ये पैटर्न क्या करेगा, यही बाहर के स्किन को ऐसे टच करे, मतलब ऐसे बना देगा कि बाहर से तुमको एस जैसा फीलिंग हो जाए। कुछ गया हम क्या बोलना चाह रहे थे, अरे भाई ऐसे हमने नहीं बताया था अभी अर्थवर्म को, जैसे अर्थवर्म को अभी देखे थे, और इसमें हमने कहा था ना ऊपर से आपको एस से दिखाई देता है, इसके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से दिखाई देता है जी। ठीक है, यहाँ बीच में भी सर्कुलर मसल होगा, यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा, सर्कुलर मसल सब दिखाई देगा। इसका एपिडर्मिस पे बात कर रहे हैं हम लोग। इसका ऊपरी स्किन जो देखते हैं, तो ऊपरी स्किन सर क्या होता है, हाईली थीन होता है सर, लेकिन स्किन में भी आपको बहुत सारा के सेल और मसल दिखाई देंगे। एक कॉलुमनर एपिथेलियम दिखाई दिया है ना, उसके जस्ट बाहर की तरफ देखोगी तो वैक्स का एक कोटिंग दिखाई देगा जिसका नाम क्या है, क्यूटिकल। इसके नीचे में आपको है ना सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स दिखाई देगा। एनसीईआरटी ऐसे दिखाएंगे तुमको फील होगा कि बाहर में एल है, पहले एल होगा देन एस होगा, ऐसे भी पकड़ सकता है। लेकिन हम अभी बोले भी थे कि दो इसके अंदर में, जैसे नहीं अभी बोले थे जी, एक सर्कुलर मसल सी एस सी एम लिख देते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर से सर्कुलर मसल। ये ऐसे अरेंज रहता है कि बाहर से आपको एस अपियरेंस बन जाए। ठीक है जी, मैं कहता है एस अपियरेंस जो बनता है यहाँ पे एस जैसा बनता है, किसकी वजह से बनता है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से बनता है। इसी का नाम क्या है, आपको एपिथेलियम टिश्यू है जी। ठीक है, इसका काम क्या है, एपिथेलियम टिश्यू का बाहर से प्रोटेक्ट करना है इसको वैक्स की मदद से, और दूसरा क्या है, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल का काम क्या है, चलाने में मदद करता है जी। तो पढ़ लो इसको भी जल्दी से। इसका एनाटॉमी जब देखते हैं हम लोग, है ना, एक मिनट, ये लिखा हुआ बॉडी आपको अर्थवर्म आपको एक्सटर्नली कवर होता है, चिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल से कवर होता है। इसके नीचे में एपिडर्मिस होता है, और नीचे में दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, है ना जी।
इनर मोस्ट जो क्या देखते हैं, सिलोमिक फ्लूइड होता है या सिलोमिक इपिथेलियम होता है, ब्लड का कॉन्टेक्ट आ गया। एपिडर्मिस जो था वो क्या चीज का बना होता है, कॉलमनर इपिथेलियम का एक परत का बना होता है, जिसका काम सिक्रेटरी ग्लैंड के तौर पे काम करता है वगैरह, सब पढ़ सकते हैं। अब आइए इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना जी, सब लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। जब इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखते हैं ना, इसमें हर एक सेगमेंट में अलग अलग चीज का बन रहा होता है, उतना मायने नहीं रखेगा आप लोगों के लिए, है ना, कि पहला सेगमेंट में कहाँ क्या है, कुछ जगह पे है जो मायने रखता है, ठीक है। एक हम लोग जब देखते हैं इसमें, है ना, कि अर्थ जब अर्थवर्म को देखते हैं पहले सेगमेंट से इसका क्या होता है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम तैयार हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। और इसका जब 9वां सेगमेंट आता है ना जी, देखना तो उसमें 9वां सेगमेंट पे स्टमक है, देखिए तो कैवा सेगमेंट में स्टमक है ना, 9 to 14, है ना जी। बस वही याद रखना आप लोगों को कि 9वां कहीं पे जो सेगमेंट होगा सर, 9 से लेकर के 14 सेगमेंट जो होगा सर, यहाँ से 9वां सेगमेंट स्टार्ट हुआ और 9वां से ये 14 सेगमेंट हुआ जी। ऐसे रख लीजिएगा, एनसीईआरटी से बाहर करके लाइन लिख सकते हो उसको। 9 to 14 क्या होता है सर, आपको सेगमेंट में स्टोमक पाया जाता है, ठीक है। 9 to 14 सेगमेंट कंटेन स्टोमक। और इसमें भी क्या याद रखना आप लोगों को, है ना, इसमें आपको याद रखना कि सर इसके स्टोमक में एक कैल्सिफेरस ग्लैंड होता है जी, कंटेन, यही मेन है जी, एनसीईआरटी ढूंढो उसमें लाइन को हाईलाइट कर लेना, कंटेन कैल्सिफेरस ग्लैंड। बाकी सब तुम लोग पढ़ोगी, बकल कैविटी है, उस सब सेगमेंट सब है, ये सब मायने नहीं रखेगा, ठीक है। क्रॉप एंड गिजार्ड लिखा होगा, वो सब भी मायने नहीं रखेगा, गिजार्ड इसमें भी पाया जाता है पर मायने नहीं रखता है जी, ठीक है। अभी आप लोग ये देखिएगा, इसमें कैल्सिफेरस ग्लैंड होता है जी, ठीक है, ये मायने रखता है आप लोगों के लिए। कुछ लड़का इससे दिमाग लगाएगी सर कैल्शियम को गलाने वाला ग्लैंड है, नहीं, कैल्शियम को गलाता नहीं है, मिट्टी को गलाता है जी। अर्थ में मिट्टी को खा सकता है, मिट्टी मतलब क्या, ह्यूमस को, ह्यूमस को डाइजेस्ट कर देता है सर, है ना, ह्यूमस को, है ना, डाइजेस्ट करता है जी, ठीक है। एक बार डिकम्पोजिशन पढ़ोगी ना, डिकम्पोजिशन में एक स्टेप आता है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस को डाइजेस्ट करके मिनरल बनाने में मदद करता है जी, ठीक है। सीधा जानो मिट्टी को खा सकता है ये, और उसको डाइजेस्ट कर सकता है कैल्सिफेरस ग्लैंड की मदद से, और ये डाइजेस्ट करके इसको क्या सॉइल में चेंज कर देगा या मिनरल्स में चेंज कर देगा, इनऑर्गेनिक चीजों में चेंज कर दे सकता है, ठीक है। इसलिए इसको ग्रेट डिकम्पोजर कहा जाता है। अर्थवर्म ग्रेट डिकम्पोजर है, सारे गलत चीजों को खा सकता है क्योंकि इसके पास कैल्सिफेरस ग्लैंड होता है सर। ये कैल्सिफेरस ग्लैंड मिट्टी को सहित खा लेगा, मिट्टी में मौजूद ह्यूमस, ह्यूमस को गलाया जा सकता है किसकी मदद से, अर्थवर्म की मदद से, ठीक है। अर्थवर्म किसकी मदद से गलाता है, कैल्सिफेरस ग्लैंड की मदद से गलाता है, ठीक है। इसके बाद 14 के बाद जो 15वां सेगमेंट होता है ना, तो 15वां सेगमेंट से इसका इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है जी। इसका 15 सेगमेंट जो देखते हैं वहां से इसका इंटेस्टाइन होता है जो लास्ट तक जाता रहता है, ठीक है, लास्ट में एनस तक पहुंचता रहता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है क्या बोलना चाहे, मतलब इसमें कोई लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन जैसा कंसेप्ट नहीं होता है जी, दिमाग लगाओ, है ना, रिवीजन कर लो। इसमें बक्कल कैविटी से ही शुरू हो जाता है या बक्कल सेगमेंट से ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। आपको ये नहीं पूछेगा मेडिकल में, ना कभी पूछा है कि पहला सेगमेंट में क्या है, दूसरा सेगमेंट में क्या है, या बक्कल सेगमेंट का क्या होगा, ये सब नहीं पूछा है खाली। हाँ, एक तुमको अपने डर के हिसाब से याद करना चाहिए कि स्टमक कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, तो 9 से लेकर के 14 सेगमेंट तक स्टमक मिलेगा, ये भी नहीं पूछता है मेडिकल में, पर ये पूछ सकता है आपसे, या पूछा हुआ है कि कैल्सिफेरस ग्लैंड का क्या काम है। बहुत बच्चा तुक्का लगा देगा कैल्शियम को डाइजेस्ट करना या मिडिल लेमिला या सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ऐसा कुछ तुक्का लगा देगा, ये गलत हो जाएगा। आप सीधा एनसीईआरटी का डिट्टो स्टेटमेंट याद रखें, ह्यूमस को गलाने में ये मदद करता है। उसके बाद देखिए, तो हम अर्थवर्म का ना डाइजेस्टिव सिस्टम बात कर रहे थे, मेन क्या आप लोगों को याद करना, एक तो याद करना है कि स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड होता है। अब 15वां सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक, मान लीजिए अर्थवर्म है ये लास्ट सेगमेंट हुआ, ठीक है। तो लास्ट सेगमेंट तक क्या देखते हैं हम लोग, ठीक है, लास्ट सेगमेंट तक, है ना, हम लोग इसका इंटेस्टाइन देखते हैं, ये सब उसका क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइन कहलाएगा जी, ठीक है, इंटेस्टाइन। तो इसमें एनसीईआरटी में देखिएगा, नया एनसीईआरटी में 26वां सेगमेंट के बाद, है जी, जहाँ पे 26वां सेगमेंट होगा जी, ठीक है, नया एनसीईआरटी बुक सही सही लिख दिया है, 26वां सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक, है ना जी, पूरा लास्ट सेकंड लास्ट कर सकते हैं या एनएस तक। इसमें एक खास तरह का इंटरनल लेयर होता है जी, ठीक है, खास कर देखिए इसको अच्छे से, है ना, एक मिनट देखिए, मान लीजिए कि इमेजिनेशन कीजिए कि ये इसका इंटेस्टाइन है जी, ठीक है, अर्थवर्म का इंटेस्टाइन देख रहे हैं हम लोग, 15वां सेगमेंट से शुरू हो रहा है, 15 सेगमेंट से शुरू हो रहा है, और 15 से कहाँ तक पहुंच रहे हैं हम लोग, लास्ट सेगमेंट तक पहुंच रहा है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, आपको इंटेस्टाइन मान लो। तो इंटेस्टाइन जो देखते हैं हम लोग, है ना, इंटेस्टाइन में जो देखते हैं, तो सर जहां से 26वां सेगमेंट होगा, 26वां सेगमेंट में जाकर जब इंटेस्टाइन को देखेंगे सर, तो अंदर के दीवार में एक खास तरह का टिश्यू पाया जाता है। ये टिश्यू याद रखना आपको, 26 से लेकर लास्ट तक मिलेगा, मतलब 26वां सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक एक खास तरह का टिश्यू मिलता है, इसका नाम क्या है, साइलोसिस है जी, ठीक है, साइलोसिस है,
इसका काम करता है हेल्प इन है ना, आपको हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड है ना जी, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है जी। जिसका पुराना एनसीईआरटी होगा ना तो उसमें लिखा कि लास्ट 23 से लेकर 25 तक, मतलब नीचे से 23 से 25 छोड़ करके। फिर से सुनो, अब उस तरह का कंसेप्ट हटा ही देना है आपको दिमाग में, लेकिन फिंगर टिप्स का क्वेश्चन पुराना अलग फिंगर टिप्स के पास होगा ना, तो उसमें एक थ्योरी है कि कहाँ पे टाइलोसिस गायब होता है, ठीक है। तो उसमें कहता है नीचे से 23 से 25 नहीं होती कि एक स्कूल में है ना आपको नहीं कि 100 बच्चा है, लास्ट 23 बच्चा, लास्ट 23 मतलब क्या समझोगी, मतलब 100वां से लेकर 77वां तक ना, मतलब 77वां से एक के बाद जो होगा, क्या नहीं जा रहा जी। अगर हम करें स्कूल में 100 बच्चा है और लास्ट 23 बच्चा रुक जाएगा तो क्या समझेगा, 100 रोल नंबर से लेकर के 78 रोल नंबर तक का लड़का रुक नहीं जाएगा, नहीं लास्ट 23 बोलेंगे ना जी, ठीक है। तो लास्ट 23 को तो हम सेगमेंट ना बोल रहे हैं, है ना, हम लास्ट 23 बोले मतलब क्या, लास्ट 100 से लेकर के है ना आपको नहीं कि जो 23 बच्चा पीछे तक आओगी, तो 77 बच्चा को जाने के लिए करे स्कूल से, है ना, बाकी 23 को बच्चा को हमने रोक लिया जी, ठीक है। पुराना एनसीईआरटी वाले बच्चे के लिए एक थ्योरी बोल रहे हैं कि टाइलोसिस पुराने एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि लास्ट 23-25 सेगमेंट तक गायब रहता है, पिछला 23-25 समझे ना, मतलब कि अगर एनस यहाँ पे है सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर एनस हुआ ये जगह पे, तो 23 से लास्ट 23 से 25 सेगमेंट तक है ना जी, 23 से 25 सेगमेंट तक क्या होता है, टी गायब होता है, टी माने टाइलोसिस, टाइलोसिस गायब होता है, देखना स्पेलिंग ठीक है, टाइलोसिस अब्सेंट होता है। लेकिन अब नया एनसीईआरटी ये सब तरह का थ्योरी ये हटा दिया है ना जी, नया एनसीईआरटी सीधे बोल दिया 26वां सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक क्या होगा, टाइलोसिस होगा। और 26वां सेगमेंट से एक कोन जैसा स्ट्रक्चर बाहर निकलेगा जी, इस कोन जैसा स्ट्रक्चर को लिम्फ ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं। ये क्या है सर, आपको लिम्फ ग्लैंड है, ये कोनिकल होता है जी, कोनिकल है, ये और भी ज्यादा एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। ये कोनिकल ग्लैंड होगा, कोनिकल शेप में होगा, जिसका क्या होगा, आपको लिम्फ ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। बोलो सुनो जी, क्या हुआ, जोर से बोलो ना, कुछ समझ में नहीं पता है, सही से बोल रहे हैं। फोटो नहीं देखो, बस यहाँ पे थ्योरी में देखो ना, 26वां सेगमेंट से टाइलोसिस होगा ना, इसी में कोनिकल शेप का ग्लैंड होगा, जिसको लिम्फ ग्लैंड के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। सॉरी लिम्फ नहीं, इंटरस्टिशियल सीकम कहते हैं, और उसके आगे अपना अलग से लिम्फ ग्लैंड है जी, लिम्फ ग्लैंड 26वें सेगमेंट के आसपास है जी, है ना जी। 26वां 27वां सेगमेंट में क्या है, लिम्फ ग्लैंड के तौर पे हम लोग देखते हैं जी, ठीक है। इसको भी रखिएगा, है ना, इसको आपको इंटेस्ट, है ना, इसको नाम क्या दिया है, इंटेस्टाइनल सीकम के नाम से बुलाया जी, ठीक है, इंटेस्टाइनल। तो ये भी अब्जॉर्प्शन में मदद करता है, इंटेस्टाइनल है ना सीकम के नाम से हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और यही 26वां सेगमेंट में, 27वां सेगमेंट में क्या देखते हैं हम लोग, लिम्फ ग्लैंड देखते हैं। लिम्फ ग्लैंड में डब्ल्यूबीसी बनाने वाला एक हुआ, लिम्फ क्या हुआ, डब्ल्यूबीसी का पॉइंट ना हुआ, ब्लड माइनस आरबीसी, लिम्फ लिम्फ ग्लैंड होगा, इसमें भी लिम्फ ग्लैंड दिखाई दे। थ्योरी लिख पाइएगा कि नहीं, देखो 14वां सेगमेंट तक बात हो गया था ना, उसके बाद हम क्या बोले थे कि 15वां सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक क्या कहलाएगा, इंटेस्टाइन कहलाएगा। और 26वां सेगमेंट जो देखती हो यहाँ से लेकर लास्ट तक क्या होगा, है ना, आपको टाइलोसिस होगा जी। टाइलोसिस एक तरह का टिश्यू है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है जी, ठीक है ना। पुराना एनसीईआरटी जिसके पास होगा ना, तो उसमें है कि टाइलोसिस लास्ट तक नहीं होता है, उसमें 23 से लास्ट 23-25 तक सेगमेंट छोड़ करके अंतिम 23-25 मतलब 120 सेगमेंट मान लेती हो, तो सर मान कि आपको 98 से लेकर के 120 तक टाइलोसिस गायब होगा। ये फिंगर टिप्स का क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा जी, ठीक है। अगर ऐसा नीट भी पूछता तो तैयार रहना, और नहीं तो टाइलोसिस पूरा होता है, शुरू 26 से होगा और खत्म कहाँ होगा, अंतिम 120 पे जाके खत्म होगा। बोलो इसमें दिक्कत हुआ, होता है 23 से लेकर के 25, लास्ट लास्ट 23-25 सेगमेंट। क्या समझ आया, डायलिसिस क्या होता है? टाइलोसिस एक टिश्यू का नाम है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लास्ट 23 नहीं समझ रहे हो, अगर एक 100 सेगमेंट का ये हुआ ना बम, तो सर आपको 78 से लेकर के 100 सेगमेंट तक टी एब्सेंट होगा। क्या हुआ, कुछ बोलो क्या, जी भाई, हाँ हो गया, हाँ हाँ, ये तुम करेक्शन करो उसको, ठीक है, अगर हम ऐसा बोलेंगे तो तुम करेक्शन करोगे, ठीक है। वो जो तुम पढ़ रही हो ना 23-24-25 ऐसे तुम ऐसे 23-26 ऐसे कर रही हो ना, ये देखो हम फिर से बोलते हैं, अभी हम बोले नहीं थे स्कूल में 100 बच्चा है, और 100 बच्चा में हम ये कर रहे हैं कि लास्ट रोल नंबर के हिसाब से अंतिम 23 बच्चे रुक जाएंगे, तो कौन बच्चा रुकेगा, 78 से लेकर 100 नंबर तक नहीं रुकेगा जी, और 77 बच्चा चला जाएगा ना। अब हम ये बोल रहे हैं पुराना एनसीईआरटी बुक जिसके पास होगा उसमें ये लिखा होगा कि लास्ट 23rd से 25th मतलब 23 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है, ठीक है। अगर मानो तुम आइडियली 100 सेगमेंट मानती हो, तो लास्ट है ना आपको नहीं कि 100 से लेके 75 सेगमेंट तक, समझिए ना, लास्ट से, है ना, समझिए ना, नीचे से है ना,
नीचे से 100वां से लेकर के 75वां सेगमेंट तक है ना टाइलोसिस एब्सेंट रहेगा। वो कहना चाह रहा है 23 भी हो सकता है, मतलब 77 से मतलब 74 75 में भी तुमको 75 76 में भी टाइलोसिस हो सकता है, 77 के बाद गायब हो सकता है। ठीक है, रुको अब देखो था इस समय होगा, पुराना में है जैसे 23 से 20, न्यू में सीधे 26 सेगमेंट है, देख लो नया में कुछ नहीं चेंज हुआ। हाँ लास्ट तक है ना। हाँ हाँ एबसेंट है ही नहीं, एबसेंट नहीं होता है। ठीक है, नया में देखो ना 26 से सीधे लास्ट लिखा होगा, नहीं है सीधे 26वां सेगमेंट से शुरू। अच्छा यहाँ लिखा हुआ 23 सेगमेंट, ये एबसेंट होता है ना जी। अरे भाई हाँ ठीक है, लिखा होता है एनसीईआरटी में, इसमें भी देखो। रुक जाओ, ना हम बताते, रुक जाओ पहले हम इसका, हाँ वो देख लेंगे एनसीईआरटी में, पुराना एनसीईआरटी देख रहे हैं। हाँ हाँ देख लेते हैं, ठीक है ठीक है, यहाँ पुराने में भी वही है। ठीक है, तो जो हम बोल सकते हैं इसको, ये तुम पहले समझा दिलनवाज, टाइलोसिस क्या है, एक तरह का एब्जॉर्प्शन टिश्यू, जैसे हम लोग भिल्लाई होता है ना, भिल्लाई माइक्रो भिल्लाई खाना को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है ना, तो इसी समय अर्थवर्म में क्या होता है, टाइलोसिस होता है। हम समझा सकते हैं, रुको पहले इसको मिटाने दो, पहले दिमाग में डालो, टाइलोसिस एक तरह का ऑर्गन है या एक टिश्यू का परत है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा। अर्थवर्म जो भी खाना खाया था उसको एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा जी। ठीक है, अब गौर कीजिएगा हम जो बोल रहे हैं सर तो सुनिए। ठीक है, मान लीजिए ये अर्थवर्म हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक अर्थवर्म है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या 15वां सेगमेंट है, मान सकते हैं ना, और यहाँ से मान लेते सर 26वां सेगमेंट है, 26 सेगमेंट है। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते सर आपको आइडियली 100 सेगमेंट है। ठीक है, पल्ले पर रहा है, तो एनसीईआरटी नया भी पुराना भी दोनों सही लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ से टाइलोसिस स्टार्ट होगा, टाइलोसिस स्टार्ट होगा और 77 पे जाकर रुक जाएगा, 77वां सेगमेंट पे जाकर के रुक जाएगा। ये 77वां सेगमेंट है, इस पे जाके टाइलोसिस रुक जाएगा। टाइलोसिस का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है? नहीं जी ऐसा नहीं है, ठीक है हम जो बोलते थे तुम देखना थ्योरी मिला लो, हम बोलते सही बोल रहे हैं, है ना। ये ऐसे नहीं, वहां पे आपको 23rd यानी इसकी बात हो रहा है, यहाँ से मतलब लास्ट जो देख रहे हैं 23 से लेकर, मतलब यहाँ से 23 रिमेनिंग बचा ना, कहाँ लिखा था देखो, या तो लास्ट 23 से लेकर 100 तक गायब रहेगा, या लास्ट यहाँ 75 तक रहेगा, 75 फिंगर टिप का क्वेश्चन आने दो, 75 से रहेगा 25 तक गायब रहेगा। अब बोलो ना, ऐसे है समझा, समझा है ना, ऐसे है, या तो 77 तक रहेगा टाइलोसिस या तो 75 तक रहेगा टाइलोसिस। ठीक है, एक मिनट फिंगर टिप का बुक लाने दो, वो पानी फेंको ना, महक रहा है, एक मिनट, बारी में कहाँ से समझे जी, ये हम बोल रहे हैं, ये मेरा थ्योरी ये कहा। ठीक है, अंतिम 23 है ना, उसमें टाइलोसिस गायब होगा, या अंतिम 25 में गायब होगा। ठीक है, अगर आप 120 सेगमेंट को मान के चल रही हो ना, ठीक है, तो उस हिसाब से आप जोड़ लेना लास्ट कहाँ से कहाँ गायब होगा। एक मिनट, छप्पन नंबर क्वेश्चन हुआ ना।
देखो यहाँ पे 95 होगा, ठीक है, 35 नहीं है, यहाँ 26 से 95 होगा, ठीक है। इसका मतलब पूछा टाइलोसिस का क्या मतलब होगा, जी का ये आंसर है, अभी हम देख लिया आंसर, ये वाला होगा। इसका मतलब तुम क्या समझ रही हो, तो 26 से 95 तक होगा, 35 लिखा हुआ है ना, 26 से 35, तो 26 से 95 सेगमेंट होगा। अरे भाई 120 सेगमेंट लेके चलो तब तो नहीं होगा, राउंड फिगर में नहीं ले सकते हैं, समझ आया। 26 से 120 सेगमेंट का अर्थवम का लेके चलो, तो वो 95 करना है, उसमें मेरा ये फिंगर टिप वो पुराना वाला है, ठीक है, तो नया वाला फिंगर टिप जिसके पास होना है देख लेना, या हम जो बोल रहे हैं थियोरिटिकली सही बोल रहे हैं, समझी। टाइलोसिस ना, तुम लोग समझ रहा जी, जा रहा है जी सोनम भारती क्या बोले अभी हम। अभी देखो एक डिबेट चल रहा है कि टाइलोसिस यस सर। कहाँ कहाँ, हाँ टाइलोसिस कहाँ तक पाया जाता है और कहाँ से गायब होता है, ठीक है। तो 26वां सेगमेंट से टाइलोसिस शुरू होगा, लास्ट कितना तक रहेगा, मतलब लास्ट 23 और 25 होगा। अब देखो ये ना कंफ्यूजन कोई बच्चा हमसे डील करेगा कि सर किसी में 120 सेगमेंट होता है, किसी में आपको कितना था, आपको 100 सेगमेंट होता है, तो कैसे मानेंगे। हाँ क्या हुआ, क्या सही है, सर ये 35 सर में होता है, मतलब 95 ये ठीक है, 95 सर सेगमेंट। ये बोलो, एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, इसका मतलब ये फोल्डेड होगा। हाँ फोल्डेड होगा, फोल्ड होगा तब ना, जब ना सरफेस एरिया बढ़ाएगा, भिलाई माइक्रो भिलाई जैसा पैटर्न में आएगा तब ना सरफेस एरिया बढ़ेगा ना जी। देखो फिर एक बार खाली एक दफा समझ रहे दिनवाद, हम जो बोल रहे हैं वो थ्योरी मेरा सही है, आप तुम लोग कहीं से चेक कर लेना, ठीक है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई टाइलोसिस कहाँ से था, और तुम मान लो अर्थ हम 100 सेगमेंट का है, ठीक है, तो सर ये लास्ट 23 सेगमेंट में नहीं पाया जाएगा, यही बोल रहे हैं, या नहीं तो लास्ट 25 सेगमेंट तक नहीं पाया जाएगा जी, ठीक है, लास्ट 25 तक है ना जी। इसको स्टार्ट कर में थ्योरिटिकली लिखना रहेगा ना, तो हम लिख सकते हैं टाइलोसिस, टाइलोसिस जो होता है, ठीक है, टाइलोसिस जो देखिएगा आप 26 से 75 हो सकता है ना, और या तो 26 से 77 हो सकता है जी, ठीक है, इन केस ऑफ 100 सेगमेंट में, इन केस ऑफ 100 सेगमेंट में जी, ठीक है। दिमाग लगा आप क्या बोल रहे हैं, और अगर यही जगह पे आप 26 से 95 हो सकता है, या 97 तक हो सकता है जी, ठीक है, 26 से 97 हो सकता है, किसमें अगर इन केस ऑफ, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ है ना 120 सेगमेंट में, क्लियर हो रहा है, ये बात कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अब तुम लोग मिला लो, वो तुम पढ़ रही हो कि 23 24 25 गायब होगा, तो कंफ्यूजन हो जाएगा भाई, 26 से शुरू होगा 23 24 25 गायब होगा, सोच रहे हो, कॉमन सेंस लगाओ ना, 26वां से ये शुरू ही हो रहा है, आई कहेंगे कि 23 24 25 में गायब होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया तब, यहाँ से 15 से शुरू हो रहा है टाइलोसिस, इसका मतलब ये होगा कि 15 से शुरू करना पड़ेगा ना, तब ना बीच में गायब करोगी, ठीक है, हो गया, ठीक है। हाँ लास्ट समझ रही है ना, लास्ट लास्ट में 23 थोड़े आएगा, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा नीचे से तुम, अच्छा 23वां 24वां 25 ऐसे सोच रही थी, नहीं गलत सोच गई, 23 नीचे से 23 तक गायब होगा ये सोचना है, हो गया समझा दिए, लिख तो दिए बोर्ड पे, लिख लो कहीं पे, है ना, समझा देती नमाज क्या बोल रहे थे, समझिए यही है, तुम देखते रहना है ना, बना लो क्वेश्चन बैंक में होगा, इसमें तो 95 दिया भाई, और टाइलोसरेट होगा, फोल्ड क्यों करता है कि ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया को बढ़ा सके और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। टाइलोसिस ज्यादा याद रखने लायक, तुमको दो याद रखना है, एक कैल्सिफेरस ग्लैंड, एक है टाइलोसिस। और टाइलोसिस का काम क्या होता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, जो वाट सॉरी खाना को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है जी, ठीक है। इस लाइन से पढ़ के समझो, पढ़ा क्या, 26 सेगमेंट से शुरू होगा और यहाँ तक रहेगा, मतलब इन फ्रंट ऑफ 23 से 25 सेगमेंट, मतलब इतना ही दूर तक रहेगा, लैंग्वेज से तुम पकड़ लेगा, बढ़ा देना उधर की तरफ तक रहेगा, मतलब यहाँ इस बीच में रहेगा टाइलोसिस, ठीक है, टाइलोसिस बीच का हिस्सा है। आगे बढ़ जाते हैं आप इससे, पता कि जो खाना डाइजेस्ट होने लायक रहेगा वो डाइजेस्ट करेगा, जो एब्जॉर्ब होने लायक रहेगा, यहाँ टाइलोसिस थोड़ा इनफोल्डिंग होगा, अंदर से ऐसे उठा हुआ होगा, और इस उठे हुए के कारण सर एब्जॉर्प्शन में ये मदद करेगा, ये सब एब्जॉर्ब में मदद करेगा, और जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, देखो अच्छे से देखो, हाँ देखो वही एक लाइन जो अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है, टाइलोसिस है ना। और उसके बाद क्या देख रहे थे हम लोग, जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, अनडाइजेस्टेबल सब्सटेंस होगा, वो इस रास्ते से बाहर चला जाएगा, एनएस के रास्ते, हो गया जी, समझा दिए।
अर्थ बम समझ में आया? अर्थ बम का डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है जी, ठीक है। तुमको सारा बात एकदम लाइन बाय लाइन याद रखने की जरूरत नहीं है, देखोगे तुम ही देखोगी सभा हो जाएगा। ठीक से दिखाओ तुम। तो हम बोल रहे थे कि आपको कि एक टाइलोसिस पे बात चलने लगा था अभी थोड़ी में। हमने कहा था टाइलोसिस इंटेस्टाइन का एक प्रॉपर्टी हुआ, और टाइलोसिस का काम होता है एब्जॉर्प्शन करना। टाइलोसिस अंत तक नहीं होता, ये हम समझा रहे हैं अपने स्टूडेंट को, ठीक है। टाइलोसिस एक समय आने के बाद खत्म हो जाएगा। कैसे समझे कहाँ पे खत्म होगा? अगर आप है ना देखा जाए एनस से अगर आप इनफ्रंट करते तो 23 सेगमेंट तक है ना ये आपको क्या होगा, गायब होगा जी, ठीक है। मतलब इधर से जब अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 23वां सेगमेंट तक टाइलोसिस नहीं दिखाई देगा। अब यही दिक्कत है कि सर 100 सेगमेंट होता है कि 120 सेगमेंट होता है, तो इस हिसाब से थ्योरी ऐसा हो जाएगा। समझना राजन कहना चाहे? अगर 100 सेगमेंट वाला अर्थ बॉम्ब है तो उस हिसाब से देखिएगा तो 26 से 75 तक दिखाई देगा, या 26 से 77 तक दिखाई देगा। पुराना एनसीईआरटी में 35 से 95 करना है, और 26 से 95 सेगमेंट होगा या 26 से 97 होगा। ये कब लिया? 120 सेगमेंट मान के चला है तब। क्लियर हो राजन क्या चाहे? अब कोई 120 सेगमेंट वाला भी होगा, कोई 100 सेगमेंट वाला भी होगा जी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। इसका ब्लड ग्लैंड भी होता है। चौथा 5वां सेगमेंट में एक एक पीस ब्लड ग्लैंड होता है जी, ठीक है। ये लोग के पास 4th सेगमेंट में, 5th सेगमेंट में और 6th सेगमेंट में क्या देखते हैं? ब्लड ग्लैंड देखते हैं जी, ठीक है। अब ब्लड ग्लैंड भी ऐसा वैसा नहीं, हीमोग्लोबिन बनाने वाला ब्लड ग्लैंड है सर। ये सब आपको क्या करता है? आरबीसी बनाता है। क्या आरबीसी बनाता है? आरबीसी पे जानते हो हीमोग्लोबिन डालता है, मतलब हीमोग्लोबिन डाला तो सर ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही रेड कर देगा जी, ठीक है। इन लोग के पास चौथा 5वां 6वां सेगमेंट में, 4th 5th और 6th सेगमेंट में देखो एनसीईआरटी में लिखा होगा। ये आपको क्या करता है? ब्लड ग्लैंड है। और ब्लड ग्लैंड में भी सर आपको आरबीसी, मतलब आरबीसी करने में मतलब हीमोग्लोबिन भी बना रहा है, और फैगोसाइटोसिक सेल भी बनाता है। फैगोसाइटिक सेल भी बनाता है। और एक और नाम दिए थे हम लोग कि एक प्लाज्मा सेल भी बनाता है, यानी प्लाज्मा भी बनाने वाला सेल बनाता है जी, ठीक है। मतलब जो भी ब्लड का कंपोनेंट होता है। हाँ, ये भी नहीं करने लगोगे एकदम परफेक्ट डब्ल्यूबीसी या परफेक्ट। आप ये भी नहीं बोल सकते हो कि सर ये क्या नाम है, प्लेटलेट्स भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। जो बोला गया एनसीईआरटी में, एक फैगोसाइटोटिक सेल होगा, एक प्लाज्मा सेल होगा, और आरबीसी भी बोलेंगे। इस समय आरबीसी होता है। पर एक बात ध्यान रखना, ये लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाला है, कि मतलब इसका ब्लड कभी भी गड्ढे में नहीं मिलेगा। एक वही फिंगर टिप्स का एक क्वेश्चन हम देखे थे, एक बार स्टूडेंट पूछे थे हम लोग से कि इसके सिलों में क्या एब्सेंट होगा? इसके सिलों में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा हीमोग्लोबिन? भाई इसके पास तो ब्लड पाइप है ना। क्या बोले थे? अगर सिलों में गड्ढा, तो ये सब गड्ढा ना हुआ इसलिए शरीर का, तो यहाँ पे तुमको हीमोग्लोबिन नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर में जो ब्लड बनेगा वो ब्लड कहाँ आके रहेगा? इसमें रहेगा, ब्लड पाइप में, ठीक है। दिख रहा है ना जी ब्लड पाइप में इसके पास। एनसीईआरटी में देखो ना, ब्लड पाइप चला जो वेसल सब दिखा रहा है, उसी वेसल सब में ब्लड सर्कुलेट करेगा जी, ठीक है। अब इन लोग के पास 4 दिल होता है जी, 4 हार्ट होता है जी, ठीक है। 4 हार्ट होता है जी। अर्थ बम में क्या देखते हैं? 4 हार्ट देखिए। 2 हार्ट देखिएगा 7वां 9वां सेगमेंट पे होगा, और 7वां 9वां सेगमेंट पे जो हार्ट होगा उसका नाम क्या है? लेटरल हार्ट है जी, ठीक है। 7वां और 9वां सेगमेंट पे हार्ट है जी, ठीक है। 7वां 9वां सेगमेंट पे जो हार्ट देखते हैं इसका नाम क्या है सर? आपको लेटरल हार्ट है जी। रट्टा मारोगे आप लोग, लेटरल हार्ट क्या नंबर पे होता है? 7वां और 9वां पे होता है। ये रटना है जी आपको। एक होता है लेटरल ओसोफेगल हार्ट, जो 12वां और 13वां सेगमेंट पे है जी, ठीक है। दिख रहा है एनसीईआरटी में, हाईलाइट कर लो उसको, ही बेहतर होगा, है ना जी। एक होगा लेटरल ओसोफेगल हार्ट, है ना जी, लेटरल ओसोफेगल, है ना, ओसोफेगल हार्ट पूरा आप चाहिए। और उस हिसाब से आपको 12वां और 13वां सेगमेंट पे याद रखना है। इस सब का हार्ट का काम क्या है? इन लोग का हार्ट का काम बस, है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्लड को मूव करना होता है। ये मेडिकल में पूछेगा क्या, जैसे हम लोग में होता है ना डबल सर्कुलेशन करते हैं हम लोग, या हार्ट जहां से बुलाया फिर वापस अपने पास ले आया, सर्कुलेशन हुआ 4 गो। तुम लोग इसमें सोचेगा कि लड़का कि 4 गो हार्ट है तो 4 गो सर्कुलेशन होगा, टेट्रा सर्कुलेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस इसका हार्ट का काम सुनोगी, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, मतलब ऊपर का खून को नीचे लाता है सर। ऊपर में जो खून है सर उसको नीचे की ओर धक लेगा, इससे वजह से नीचे का खून फिर आगे आ जाएगा, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ना जी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण अर्थ बम का पाइप जो खून का है सर, देखिए ये अर्थ बम हुआ, है ना। अर्थ बम में आप देखिएगा, ये आपको इसमें क्या देखते हैं हम लोग, है ना, एक ब्लड पाइप ऊपर की ओर है, ब्लड पाइप जो ऊपर की ओर है, एक ब्लड पाइप क्या नीचे की ओर है सर, ठीक है। और बहुत सारा ब्लड पाइप का नाम दिया, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। और इसमें आपको लेटरल हार्ट है यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? लेटरल हार्ट है सर। एक यहाँ पे सर क्या, लेटरल ओसोफेगल हार्ट है। बस इस सबका हार्ट का काम क्या है? ऊपर के खून को इधर से नीचे लाता है। इसमें भाल्व ऐसे बना होता है सर कि हमेशा खून ऊपर से किधर की ओर आएगा? नीचे की ओर आएगा जी, ठीक है। और नीचे में का जो खून है सर, आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने के कारण ये अपने आप आगे धक्का देकर ऊपर पहुंचता रहेगा जी, ठीक है। समझा राजन क्या बोलना चाहे? क्योंकि तुम जानती हो अर्थ बम का सरफेस जो देखते हो, ऊपर का सरफेस जो है, ये ऊपर का सरफेस हाईली मॉइस्ट होता है जी। और मॉइस्ट होने के कारण एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ये पकड़ के अंदर ले आता है, ठीक है। क्लियर हो राजन क्या बोलना चाहे? क्योंकि ब्लड का पाइप जस्ट नीचे में है, अभी बोले थे ना, इसका खून, इसका शरीर एकदम लाल लाल क्यों दिखता है? क्योंकि ब्लड का पाइप बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है,
और इस वजह से ऊपर का ऑक्सीजन आराम से उसके ब्लड में मिल जाता है और नीचे वाला सेल को मिलता है। नीचे सेल में बना हुआ CO2 ऊपर की ओर ऐसे आपको निकल जाता है। ठीक है समझा रहा जी। तो ये लोग स्किन से सांस लेता है जी। इस सबका जो मॉइस्ट स्किन होता है, मॉइस्ट स्किन, ये मॉइस्ट स्किन की मदद से सांस लेता है। इसलिए आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन शब्द का इस्तेमाल करती हो। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन की मदद से ये लोग सांस लेता है जी। ठीक है, ये सब याद रखना है आप लोगों को। ब्लड वेसल सबका नाम नहीं याद रखोगे, इसमें बहुत सारा आपको लिखा हुआ कॉमर्शियल क्या नाम है, सुपर न्यूरल है ना, वेसल है, सब न्यूरल वेसल्स है ना, वेसल्स, वेंट्रल वेसल्स, ये सब वर्ड याद नहीं रखना है आपको। हार्ट का बात याद रखना है और हार्ट का काम याद रखना है। ये हमेशा नीचे की ओर आपको ले जाता है, डाउनवर्ड मूवमेंट में ले जाने में मदद करता है। दोनों का दोनों हार्ट है ना जी। आप इसमें आप 4 पेयर भाल्व होता है जी। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, दोनों मिला करके 4 पेयर भाल्व होता है जी। 4 पेयर है ना आपको भाल्व होता है जी। ठीक है, भाल्व समझते हैं ना हम लोग, 4 पेयर भाल्व होता है। इसमें हम लोग कितना भाल्व देखते हैं, ठीक है, इसमें आपको है ना जी 1 पेयर भाल्व होता है जी। ठीक है, 1 पेयर भाल्व है ना जी, आपको दिखाई देगा किसमें आपको है ना, इसमें। ठीक है, इसमें आपको 1 पेयर भाल्व होता है। ये अजीब लगेगा, बस कट के 1 पेयर भाल्व होता है जी। ठीक है, 1 पेयर भाल्व आपको इसमें आपको दिखाई देता है जी। ठीक है, 1 पेयर भाल्व होगा किसमें आपको है ना, एक 1 पेयर भाल्व होगा है ना, इसमें आपको क्या 4 पेयर भाल्व होगा जी। ठीक है, क्लियर हुआ जी क्या बोलना चाहे। इन लोग का जो हार्ट जो देखते हैं, बोलिए, देखो ये आपका नाम लिखे थे ना, लेटरल हार्ट। देखो ये इसका नाम क्या था, लेटरल ओसोफेगल हार्ट था ना, लेटरल आइसोफेगल हार्ट था, इसका नाम था लेटरल हार्ट। लेटरल हार्ट में क्या है, 4 पेयर भाल्व होता है। ये सब थ्योरी आगे का है, उस बुक में लिखा हुआ थ्योरी है। ठीक है, और इसमें जो हम लोग देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, 1 पेयर भाल्व होता है जी, है ना, 1 पेयर भाल्व होता है, 1 फर्स्ट नहीं, 1 पेयर भाल्व, 1 पेयर भाल्व होता है जी। ठीक है, समझा रहा जी। 1 पेयर रखना है आप लोगों को, रख के याद कीजिएगा। दोनों का काम एक ही जैसा है, दोनों का काम क्या, डाउनवर्ड मूवमेंट करता है जी। दोनों का काम क्या होता है, डाउनवर्ड है ना, डाउनवर्ड है ना, ब्लड सर्कुलेशन, पंप नहीं करता है, बस ऊपर के खून को नीचे लाता है, बस इतना ही काम है। डाउनवर्ड सर्कुलेशन करने में मदद करता है। ठीक है, ये बात भी याद रखिएगा। हो गया जी, यहाँ तक हमने पढ़ा दिया। आप लोग को इसमें ब्लड ग्लैंड याद करना है। देखो अगर समरी करते जाओगी ना, तो पहला प्रोस्टोमियम याद रखिएगा, क्लीटम याद रखिएगा, सेटा याद रखिएगा है ना, कैल्सिफेरस ग्लैंड, ट्राइलोसिस याद रखिएगा, और अभी ब्लड ग्लैंड याद रखना है और हार्ट याद रखना है। ठीक है, ये सब पॉइंट बना के कॉपी पे भी लिख सकते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी में ये सब लाइन पे ज्यादा डबल स्टार हाईलाइट कर दीजिएगा, 2 स्टार बना के हाईलाइट कर दीजिएगा, तो आपको यही सब बात कैच करते रहना है जी। ठीक है, फिर से सुन लो है ना, एक प्रोस्टोमियम, पेरिस्टोमियम है ना, क्लीटम है ना जी, उसके बाद सेटा, उसके बाद कैल्सिफेरस ग्लैंड, टाइलोसिस, ब्लड ग्लैंड और हार्ट है ना जी। समझा रहा, गहराई से पढ़ो, पढ़ो लाइन का लाइन, क्या दिक्कत है ना जी। आगे बोले, रहने दो आप यहीं तक, कल पढ़ेंगे हम लोग इसका नेफ्रिटिया और इसका एस्पिरेटरी सिस्टम है ना। 1 पेयर भाल्व इसमें होता है, दोनों मिला के 1 पेयर भाल्व होता है ना। इसमें क्या नाम है, लेटरल ओसोफेगल हार्ट में, ये लेटरल ओसोफेगल हार्ट है। ठीक है, समझा रहा ना, इसमें 1 पेयर होता है। अगला क्लास 10 बजे मिलते हैं, 10 बजे सुनिए सुनम, 10 बजे आज मिलेंगे। हार्वर्ड क्लास आ रहे हैं, कहाँ बात 10